तो दोस्तों चैन से सोने के लिए जाग जाइए। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, लेक्चर नंबर 3। अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पैरेललो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। उसके बाद हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे और फिर देखा जाएगा समय बचा हो तो आगे जरूर बढ़ेंगे। बात की जाए सिलेबस की तो सिलेबस आपका मेन फोकस हमारा जेई है, बाकी उसमें नीट भी कवर हो जाएगा और बोर्ड्स तो खैर क्या ही है उसके आगे। हम बात करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लोग इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं लेकिन हम इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं जी, पैरेललोग्राम। तो बेसिकली ये कहता क्या है? ये कहता यही है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और वो को इनिशियली इंक्लाइंड हैं, बोले तो दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि को इनिशियल वेक्टर का मतलब वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली कहां होगा, वही हमें पैरेललोग्राम लॉ कहता है। तो डेफिनेशन चेक करना चाहते हैं तो अपना बुक पढ़िए, लेकिन यहां पर आप समझने आए हैं तो मैंने आपको यह भी बताया था पहले लेक्चर में कि हर एक वेक्टर फ्री वेक्टर होता है। यानी इस वेक्टर को मैं उठा के यहां पर ले जा सकता हूं, तो मैं इसी तरीके से इसे यहां पर लेके आ जाऊंगा, और इस वेक्टर को लेके यहां पर मैं रख सकता हूं तो मैं इसे यहां पर रख के ले जाऊंगा, और जो रिजल्टेंट मेरा होगा वो इनके एकदम सेंटर से निकलेगा और ये जाएगा भाई साहब यहां तक। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका अर्थ ये नहीं होता कि अगर ये 4 न्यूटन ये 5 न्यूटन तो रिजल्टेंट 9 न्यूटन हो गया, कतई नहीं, एकदम नहीं। चलिए जी, अब भाई इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या फॉर्मूला है? सेम जी वही है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यही ये है भाई, तो ये देख लो भाई कौन सा लॉ बन गया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या है? ये है। तो सेम वही चीज आएगा। तो रिजल्टेंट बेसिकली क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कई लोग कहेंगे कि ये तो भाई खतरनाक आदमी है, इससे पढ़ना बंद करिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इसे कुछ प्रूफ नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, इसे पहले वाले लेक्चर में यही चीज कहा गया है। तो सेम चीज फिर से करके समय व्यर्थ ना ही हम अपना करना चाहते हैं और नहीं आपके कीमती समय का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम बेसिकली अब कई महारथी लोग आके हमसे कहते हैं कि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन की जरूरत क्या पड़ी, चीज तो वही है। तो हमने कहा कि दाल भात चोखा से अगर काम चल जाता है तो पनीर रोटी की क्या जरूरत पड़ी, और पनीर रोटी से काम चल जाता है तो उसके साथ सैलड जो कहते हैं ना, सलाद को नहीं, सैलड की जरूरत क्या पड़ी, और सैलड से जब काम चल जाता है तो डेजर्ट्स की क्या जरूरत पड़ी, और अगर डेजर्ट से काम चल जाता है तो खाना खाने के बाद हाथ कपड़ों में ना पूछकर गरम गरम नींबू पानी की जरूरत का क्या पड़ी। और नींबू पानी पीने के लिए नहीं होता, उसमें हाथ उसमें डाल के अपना जो तेल लगाया होता है ना उसे बढ़िया से धोने के लिए होता है जी। तो जरूरत पड़ती रहती है, समय के हिसाब से जरूरत बढ़ती रहती है, उस हिसाब से हम अपने इन्वेंशंस करते रहते हैं जी। ठीक है, तो वेक्टर का एक और नियम ये कहता है, वेक्टर की जो एक प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो बराबर होता है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जाहिर सी बात है जी, इसमें कोई बड़ा पंगा लेने वाली बात नहीं है। एक और प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है प्लस सी वेक्टर जो है ये बराबर होता है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई बात समझ में? या फिर आप कह सकते हैं कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? कई लोग को बेहोश आ जाएगा भाई ये देखकर। तो समझिए नहीं यही है कि जब आप 57 प्लस 63 करते हैं और प्लस 79 करते हैं तो आप तीनों के एक साथ थोड़ी जोड़ते हैं, आप किसी दो को जोड़ते हैं उसके बाद तीसरे को जोड़ते हैं। वही चीज किसी दो को जोड़ा उसके बाद तीसरे को जोड़ा, किसी दो को जोड़ा उसके बाद तीसरे को जोड़ा, किसी दो को जोड़ा उसके बाद तीसरे को जोड़ा। सिंपल सी बात, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसी को अलग अलग नाम देते हैं, एसोसिएटिव लॉ, कम्युलेटिव लॉ, क्या लॉ, फलान लॉ, में तो समझने से मतलब है जी। अब बात आई कुछ इंपॉर्टेंट चीज की। किसी ने कहा था कि टिक बताइए, टिक। हमने कहा टिक क्या होता है, तो फिर एडिट हुआ कि ट्रिक बताइए सर, ट्रिक। तो हमने कहा अच्छा ट्रिक की बात हो रही है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट करने वाली चीजें हैं जो एक्सपीरियंस से आपको कहा जा रहा है
कि अगर मान लीजिए ये है ए वेक्टर, ठीक है जी, और ये है बी वेक्टर, ठीक है जी, और कहा कि इनके बीच का एंगल बताइए, तो इनके बीच का एंगल यहां होगा और ये हो गया भाई 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्या होगा जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो बेसिकली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दिमाग में आया कि कैसे, मतलब अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली हाइपोटेन्यूज होगा। तो देख के ही समझ में आ रहा है ना जी कि अगर 90 डिग्री है तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सिंपल सी बात है जी। तो इन दोनों साइडों को स्क्वायर करके इसको अंडर रूट में डाल दो, यही तो सिंपल सी बात है। अब इसको क्या है कि प्रूफ करके दिखाइए, तो ठीक है जी। हमने पढ़ा है कि रिजल्टेंट बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ठीक है जी। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमने याद किया कि cos 90 बराबर होता है sin 0 और sin 0 बराबर होता है 0, तो कंप्लीटली ये जो वैल्यू है वो 0 आ गया। तो बेसिकली क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटर रूट में। क्लियर है बात? हाँ जी क्लियर है। तो ये नोट कर लीजिए सबसे पहला कि अगर थीटा 90 डिग्री तो रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज होगा। अगर थीटा आपका 0 डिग्री है, अगर आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री है, तो बेसिकली रिजल्टेंट सिंपली a प्लस बी हो जाता है। याद कर लेना है इसे। कैसे होता है जी, सिंपल सी बात है। अगर ये a वेक्टर है, या फिर मान लीजिए ये कोई डब्बा है, अब्बा डब्बा बब्बा, यहां से हमने क्या किया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया इसके ऊपर। यहां से सिंपल सी बात है जी, देख लीजिए, फील करवा लेते हैं। ये डब्बा है और यहां पर आप हैं, आप इसको जान लगाकर धक्का दे रहे हैं, ठीक है। कितना फोर्स लगा रहे हैं जी, 2 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं। पीछे से खली भाई साहब आए, उन्होंने देखा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम भी धक्का मार देते हैं, तो उन्होंने भी धक्का लगाया और इन्होंने धक्का लगा दिया 20 न्यूटन का। भाई खली जी इस तरीके से बचपन में मैं सोचा करता था कि भाई साहब खली जो होगा ऐसे कर देता होगा ना चुटकी, तो ये बोर्ड फुट के गिर जाता होगा। बचपन में हम लोग बात करते थे कि क्या कहलाता है, गेट के ऊपर खली मान लीजिए बस एक फूक मार दे तो वो गेट हिलने लग जाए, ऐसे ऐसे सोच आते थे। तो ठीक है जी, उसने ऐसे मार दिया तो 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, सिंपल चुटकी उसने मारा तो 20 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो इधर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 22 न्यूटन होगा जी, सिंपल सी बात है, दिख रहा है। तो वैसे ही अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल जो है वो अगर 0 डिग्री है, अब कई बुद्धिजीवी कहेंगे कि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो मैं कहूंगा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर इज एक्चुअली एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। क्या बोला? एंगल बिटवीन वेक्टर इज एक्चुअली एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो अगर यही डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, शून्य, नील बट्टे सन्नाटा। ठीक है जी, हाँ। तो अगर आपका एंगल 0 है तो रिजल्टेंट a प्लस बी आता है। अब बात है कि प्रूव करके दिखाइए इसे। हमने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, आई विल प्रूव इट। अगर मैंने कहा रिजल्टेंट क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ज्यादा लिखना पसंद नहीं है जी हमें, यही है जी, और cos थीटा, ठीक है। अब हमारे पास जो थीटा है वो 0 है, तो cos थीटा बेसिकली cos 0 क्या होता है, sin 90, sin 90 क्या होता है, 1 होता है। तो बेसिकली cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये अंडर रूट में है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, बोलिए क्लियर, अरे बोलो क्लियर यार। मैंने आपको थियोरेटिकल, अरे क्या है, थियोरेट्रिकल कहते क्या, अरे यार इंग्लिश बड़ा लड़खड़ा जा रहा है आजकल। चलिए कोई नहीं, हमारे भी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट, आपके भी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट, कोई नहीं कोई नहीं, एक्चुअली में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। तो रिजल्टेंट बराबर a प्लस बी हो जाएगा। मैंने आपको थ्योरी तरीके से भी बता दिया लिख लिख के, और ये भी बता दिया कि खली भाई साहब ने 20 न्यूटन लगा दिया, आपने 2 न्यूटन लगाया, तो एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है, एंगल 0 है, तो बेसिकली रिजल्टेंट सिंपली ऐड होगा। ये भी याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा याद क्या करना है। और अगर आपके बीच का मतलब वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा,
a माइनस बी हो जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूँ ये बात, अच्छा देख लिया जाए भाई। ये मान लिए जाए आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से धक्का लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का गुस्से में है एकदम, इसको भगा ही देना है। आपको पता चला कि पीछे से ग्रेट खली आ गया भाई, हाँ ग्रेट खली आ गए, इन्होंने धक्का लगा दिया सिर्फ 50 न्यूटन का, सिंपल सा धक्का लगा दिया उन्होंने 50 न्यूटन का। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि 50 माइनस 10 बेसिकली 40 न्यूटन में जो ये है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। बेसिकली माइनस होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, उसकी बात हम नहीं करते हैं। मतलब आपको दिख रहा है ना अभी कि अगर इधर से 50 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन तो मूव कहाँ करेगा, माइनस ही तो हो रहा है। अब मैंने कहा कि इनके बीच का डायरेक्शन बताइए, तो ये है 10 न्यूटन वाला और ये है 50 न्यूटन वाला, ठीक है। 10 न्यूटन वाले को छोटा कर दिया जाए, ये है 50 न्यूटन, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री ही तो हुआ। तो इस तरीके से समझ गए आप प्रैक्टिकली। अब थ्योरी लीजिए, तो रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, हमारे पास 180 डिग्री है। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, तो -1 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी। तो बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है और आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात। ओके, तो ये 3 चीजें सिंपल सी आपको याद रखनी है, काम आ जाता है, कई बार आपको समय बचाएगा। रोज रिवाइज करिए, 2-3 दिन रिवाइज करके आपका सारा ये सब खेला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे जब हम बढ़े तो कई क्वेश्चंस में ये थ्योरी आएगी, इसे याद रखिएगा। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तक आप याद करेंगे कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का जो वैल्यू है बेसिकली वो ए वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस बी वेक्टर के मॉड्यूलस से कम और ए वेक्टर का मॉड्यूलस माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस के बीच में ही लाई करता है। चाहे कोई भी रिजल्टेंट हो, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो या तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या उस a माइनस बी से लेकर a प्लस बी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि एंगल हमारा 0 से 180 के बीच में ही इर्द गिर्द घूमेगा। क्लियर है बात? हाँ जी, ये बहुत सारे जगह पर आपको दिखेगा। छोटे छोटे सवाल इससे से आपसे बन सकते हैं, आपके स्कूल में पूछ दिया जा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। कहना भूल गए थे जी, हाँ ये भूलना नहीं चाहिए वैसे। क्या आनंद चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आनंद चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब कई लोगों को यही नहीं पता होगा, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कल गणेश विसर्जन होता है, कल नहीं आज गणेश विसर्जन होता है 9 सितंबर को, और आज ही के दिन अनंत चतुर्दशी भी होता है। विकिपीडिया पर सर्च करिए, जानना चाहिए आपको भारत के इतिहास। आज हम जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। ये क्या हो गया जी, हिस्ट्री क्लास नहीं चल रही। हाँ, इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस। अब इंपॉर्टेंट केसेस में हमने ये देखा कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तब एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। तो ये मान लीजिए हमने P मान लिया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताना, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो क्लियर। अब a स्क्वायर बेसिकली क्या है, P है जी, और b स्क्वायर भी, और 2p स्क्वायर कॉस थीटा। बोलिए क्लियर। तो ये बेसिकली 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। बोलिए क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ। यहां से 2p मैंने कॉमन लिया, 2p स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया जी। यहां तक क्लियर है बात। जहां तक बात क्लियर, अब देखिए यहां तक क्या क्लियर आपको नहीं हुआ। अब हम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो जान जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के।
ये कई लोग नहीं जानते होंगे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक बढ़िया से नहीं पढ़ा है। याद कर लीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। याद रहेगी ये बात? हाँ जी। अब आप कहेंगे कि ये मास्टर को याद नहीं है तो हमें क्या याद होगा? कोई नहीं, गलती तो खैर भगवान से भी हो जाती है। नहीं सॉरी, गलती तो खैर इंसान से भी हो जाती है, वरना इंसान भगवान नहीं हो जाता। उल्टा निकल जा रहा है, क्या कहा जाएगा। तो 1 प्लस ये हो गया, तो ये हो गया जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत सही, क्या बात है, अरे क्या बात है। तो हमने कहा कि ये मल्टीप्लाई हो गया 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में। तो हमने पाया कि आंसर हमारा आ गया 2p कॉस थीटा बाई 2। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब इसे आपको ये समझ में आया या आपको ये समझ में नहीं आया, फिर भी आपको ये याद करना होगा, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूं कि कई सवाल आएंगे। अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यही चीज यूज होगा जी, यही चीज। ठीक है, ये सारी एक्सपीरियंस की चीजें हैं, जेईई नीट में बहुत काम आती हैं। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, देख लिया आपने? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट केसेस पे ही हम आ रहे हैं। अगर मैं बता रहा हूं जिसने ये दो, कुछ मैं 3-4 वैल्यूज दूंगा, जिसने ये 3-4 वैल्यू याद कर लिया, मैं बता रहा हूं कि जो आधा से ज़्यादा वेक्टर में जो दिक्कत आता है लोगों को ना, मतलब 30% वेक्टर में जो दिक्कत आता है वो दिक्कत आपका खत्म हो जाएगा, 20% मान लीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट केस वहीं चल रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है तो अगर ए वेक्टर बराबर है, मैग्नीट्यूड जो है बराबर है बी वेक्टर का, जो कि हमने पी मान लिया है, तो अगर थीटा जो है अगर 0 डिग्री हो, मतलब एंगल उनके बीच का 0 हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट क्या होगा? एंगल अगर इनके बीच का 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट बेसिकली 2p आता है। रिजल्टेंट क्या आता है? 2p आता है। कैसे मैंने किया? मैंने कहा कि हमने रिजल्टेंट क्या देखा? 2p cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला कहीं भी मत लगा देना, ये फॉर्मूला आपको वहीं पर लगाना है जहां पर आपके मैग्नीट्यूड्स बराबर है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है जी, तो 2p मैंने लिखा, उसके बाद हमारे पास cos थीटा क्या है जी? 0 है, 0/2 0 ही होने वाला है। फिर मैंने पाया कि cos 0 बराबर होता है sin 90 के, और sin 90 होता है 1, तो बेसिकली ये बराबर हो गया 2p के, और वही चीज मैंने यहां पर लिख लिया, याद कर लीजिए इसे। अब अगर थीटा आपके बराबर हो जाए 60 डिग्री के, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो बराबर हो जाता है p√3 के। अगर थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री के, तो रिजल्टेंट बराबर हो जाता है p√2 के। अगर थीटा बराबर हो जाए 180 डिग्री के, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, सांस लेने का समय दीजिए जी। तो आइए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रूव करिए, इसको देखिए कहां से आया ये। तो थीटा बराबर है 60 डिग्री के, तो रिजल्टेंट कैसे आया? तो मैंने कहा कि 2p cos 60/2 थीटा के बदले, तो 60/2 बेसिकली क्या हो जाएगा जी? सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि ये cos 30 होता है। अब 2p, अब सबको पता है, इस ब्रह्मांड में हर एक जीवाणुओं को पता है कि cos 30 बराबर होता है sin 60 के, और sin 60 बराबर होता है √3/2 के। किसके बराबर होता है जी? √3/2 के। अब सबको पता है कि 2 और 2 ने एक दूसरे को देखा और कट गए और p√3 आ गए। तो देखिए जी, अगर थीटा आपका 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट बराबर हो जाता है p√3 को। अब उसी तरीके से अगर ये 90 डिग्री हो तो आराम से आप देख सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री होगा थीटा, तो थीटा/2 हो जाएगा cos 45, और cos 45 होता है 1/√2, तो 2p उसके बाद आपका आ जाएगा 1/√2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो अगर ये आ जाएगा तो बेसिकली ये होगा p√2। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो इसको भी बेसिक फॉर्मूले से तोड़िए। मैं 2 को लिख सकता हूं, 2 को लिख सकता हूं √2 × √2। ये बताइए, इतना तो क्लियर होगा कि 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूं। तो वही मैंने 2 को किस तरीके से लिखा? √2 × √2 p1/√2। तो लो भाई, p√2 आ गया मेरे पास उसी तरीके से। और अगर मेरा जो थीटा है वो 120 है, तो रिजल्टेंट बताइए 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 कितना होगा? अभी उसी तरीके से कैलकुलेट करके बताइए। एकदम, आप एकदम सही है जी, रिजल्टेंट बराबर होगा p के। कैसे?
अगर मैंने लिखा बोला कि रिजल्टेंट बराबर होता है 2p cos थीटा बाई 2 पे, हमारे पास थीटा क्या है 120 डिग्री, और 120 डिग्री बटे 2 क्या होता है 60 डिग्री। और सबको पता है, बच्चे बच्चे तक को पता है कि cos 60 बराबर होता है sin 30, और sin 30 बराबर होता है 1/2 के। तो ये कट कर क्या हो जाएगा, बोलो क्लियर? अरे बोलिए यार, अरे बोलिए सर, अरे चचा। उसी तरीके से आपसे मैंने पूछ लिया कि 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो आंख बनकर कह देना है कि क्या होगा भाई 0 डिग्री होगा। कैसे? देखिए, मैंने कहा कि रिजल्टेंट बराबर होता है 2p cos, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बोलते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला बोलिए, लिखिए। हाँ, ये नहीं कि भाई कीर्तन चल रहा है, प्रवचन करता हूं मैं और बोलते जा रहा हूं जपनाम जपनाम, आप सुनते जा रहे हैं भाई, प्रवचन चल रहा है आराम से सुनते जा रहे हैं। नोट्स लिखना होता है जी, हाँ, नहीं तो जाइए देखिए। और क्या हो गया, हाँ, तो 2p cos थीटा क्या है जी 180, 180 बटे 2 क्या होगा cos 90, बोलो क्लियर? तो 2p cos 90 क्या होता है sin 0, और sin 0 क्या होता है 0, तो बेसिकली 0, बोलो पोड़प्पो। तो याद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 वैल्यूज। आइए आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, याद करिए। अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। अगर आपका थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा p√3। अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ जाएगा p√2। अगर आपका थीटा 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ जाएगा p, और अगर आपका थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, 0 आ जाएगा। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात है, ठीक है, याद रहेगी भी। तो थीटा अगर 0 तो रिजल्टेंट 2p, और ये आपको याद करना है। ये टैक्टिक्स है जो आपको वेक्टर्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा जी, क्वेश्चंस हम करेंगे ना कल से तो दिखा देंगे। तो ये हमने बात कर लिया, ठीक है जी, ये हमने बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या करेंगे जी, आइए। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वीडियो चल रहा है जी, देख लिया जाए, वरना सारा चिल्लाना व्यर्थ हो जाएगा। भाई साहब, रात को इतना नहीं लगता है। अब कई लोग पूछेंगे हमसे कि रात को कई लोगों को नींद नहीं लगता होगा। समस्या सबको होती है। उससे पहले ये समस्या समझ लीजिए कि कई लोग कहेंगे कि सबकी समस्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक साथ मैनेज नहीं होता। तो कभी भी आज आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैनेज कर ही नहीं सकते। अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में मैं सबको बराबर बराबर समय देके चलता रहूं और मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा, वो एक आइडियल केस में होता है। आइडियल केस जो कि नॉर्मली सब नहीं होता। बाकी तो 100 में से 1 तो कोई होगा ही, 100 में से 10 या फिर 5 तो होंगे ही, लेकिन 90 की मैं बात कर रहा हूँ, 90% की बात कर रहा हूँ, 90% की बात कर रहा हूँ। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक साथ लेके नहीं चल सकते, या फिर बायोलॉजी जो भी है आपका। आप हो सकता है कि एक दिन आपका बायो पूरा दिन खा जाए, हो सकता है कि एक दिन आपका पूरा मैथ्स दिन खा जाए, हो सकता है कि आप फिजिक्स में एकदम मन लग रहा है, आप फिजिक्स के बैकलॉग्स जो बने हुए हैं आप खत्म करते करते एकदम ऊपर तक चले गए, फिर पता चला कि मैथ्स और केमिस्ट्री में बैकलॉग लग गए। फिर आप पढ़े केमिस्ट्री के पीछे तो आपको पता चला कि फिजिक्स और मैथ फिर से लड़खड़ा गए। ऐसे चलता रहता है। इन्हीं में आपको कैसे मैनेज करना है वो कंप्लीटली आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा, कंप्लीटली। इसमें कोई भी बंदा आके अगर आपको कहे कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, कभी काम नहीं आता। आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि जब आप क्लास 10 में या 9 में होंगे तो स्ट्रैटेजी वीडियो जब आप सर्च करते होंगे तो कितने ही स्ट्रैटेजी वीडियो हम देखते हैं, लेकिन क्या कभी भी कोई काम आता है? कभी भी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो काम नहीं आता। अंत में एक ही चीज काम आती है, पढ़ना। आप ज्यादा पढ़ेंगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, फिजिकल, जो भी है सब कवर हो जाएगा जी। समय देना होगा। किसी को एक दिन ज्यादा दे दिया, किसी को एक दिन कम दे दिया, दूसरे को जिसको कम दिया और डबल दिया, फिर तीसरे को और छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के और दिया, फिर ऐसे ऐसे केसेस चलते रहते हैं। अच्छा,
पॉलीगन लॉ की बात करते हैं, धीरे धीरे करके यही सब करते रहेंगे कि पूरे क्लास में हम यही सब करते रहेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एक टॉपिक देखा, उसके बाद कुछ जनरल डिस्कशन कर लिया, जैसे कि किसी ने कहा था कि मैनेज नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैंने बता दिया। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पॉलीगन लॉ कहता ये है कि जैसे कि हमने देखा कि किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है, ये ट्रायंगल लॉ से ही आ रहा है, पैरेललोग्राम में भी वही चीज। लेकिन पॉलीगन लॉ कहता है कि दो से ज्यादा वेक्टर हो गए तो ऐसे, तो जो रिजल्टेंट होता है बेसिकली इनिशियल से फाइनल तक जाता है, ये है रिजल्टेंट, ठीक है। मतलब अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो बेसिकली ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर का समेशन होता है। समेशन मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट ऐड कर दिया, बस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। इससे समझ में हमें ये बात आ रही है कि रिजल्टेंट वेक्टर का आप पूछेंगे कि कुछ फॉर्मूला बता दीजिए, तो हम आपको 3 वेक्टर के लिए फॉर्मूला बताएंगे, तो पता चला कि 4 वेक्टर आ गए। हमने 4 के लिए बताया तो पता चला 5 वेक्टर आएंगे। तो ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ भी पॉलीगन लॉ का फॉर्मूला नहीं होता है। आप पूछेंगे कैसे तुम निकाले, तो उसके लिए हमें समझना होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या समझना होगा जी? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हाँ चलिए, तो कॉपी पे लिख दीजिए फ्रेंड्स, आप पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फ्रेंड्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन एंड वेक्टर फ्रेंड्स। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है फ्रेंड्स। रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपके घर में कोई भी समस्या आती है तो आप उसे रिजॉल्व करते हैं, आप उसे तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देते हैं। अरे भाई कोई भी समस्या, घरेलू आया, पर्सनल आया, प्रोफेशनल आया, तो आप क्या करेंगे? उसे पालेंगे थोड़ी, आप उसे तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देंगे, बेसिकली रिजॉल्व करेंगे। अंग्रेजी में रिजॉल्व कहेंगे, इट इज़ नोन एज रिजॉल्व, resolving it, just solving the problem, just breaking down it. So that's the basic terminology of resolution of vectors. It means breaking down the vector. So if anyone asks you what is resolution of vector, just simply write it. It's just basically breaking down of vectors. Vectors को x और y कोऑर्डिनेट में ब्रेक डाउन कर देना है जी, यही है रेजोल्यूशन वेक्टर। बस जैसे कि याद कर लेना, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई जी। ये मान लीजिए 5 न्यूटन है, ठीक है, और हमसे कहा क्वेश्चन में कि इसको रिजॉल्व कर दीजिए। रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, लिख लीजिए कॉपी में जी, सफेद पन्नों में, काले पन्नों में लिख लीजिए कि ब्रेकिंग द वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेसिकली एक्स एंड वाई एक्सिस लिख लो। बस वेक्टर्स को एक्स एंड वाई एक्सिस में तोड़ देना। तो बेसिकली ये वेक्टर है तो इसका एक्स एक्सिस क्या होगा जी? ये होगा, बहुत सही। और वाई एक्सिस क्या होगा जी? ये होगा। हाँ, और हमसे क्वेश्चन में दे दिया कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है जी, बहुत सही। तो रेजोल्यूशन में बेसिक क्या तरीका है याद कर लीजिए, समझ लीजिए, खून में बसा लीजिए कि आपको क्या करना है कि जिस साइड आपका जो एंगल है वो हो, जिस साइड भी आपका एंगल हो, उसके सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, ठीक है, सिंपल। अब कई बुद्धिजीवी कहेंगे कि यहां पर अगर होता तो यहां पर अगर हम 30 है तो ये हम 60 मान सकते हैं, तो मानिए किसने मना किया? मैंने मना किया क्या? बोलिए नहीं। तो इसके सामने वाला जो है, ये जो है यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। अभी हम इस तरीके से चलेंगे, इसके तरीके से मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, चिंता मत करिए, हर एक तरीका बताया जाएगा, चिंता एकदम नहीं करना है। अब मैंने आपसे पूछा कि cos 30 क्या होता है, cos थीटा क्या होता है? cos 30 लगा देंगे, आप बोलेंगे कि √3/2 होता है। cos थीटा क्या होता है भाई? cos थीटा होता है बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो मैंने कहा कि अगर मुझे बेस जानना है तो बेसिकली वो हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा होगा। बोलो क्लियर। तो यहां पर बेस कौन सा है? बेस इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए कि बेस वो होता है जहां पर आपका जो थीटा हो एंगल और जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो, दोनों जिस पे लेटे हुए हो, वो बेस होता है। तो बेस बेसिकली मैंने देखा क्या है, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है ये। आपको ये मुखड़ी याद होना चाहिए चुटकी में। हमने कहा कि साइन थीटा क्या होता है, आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, जो थीटा के सामने वाला यानी ये साइड, और ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। बोलो क्लियर यहां तक। अब हमने कहा कि यार ये जो हाइपोटेन्यूज है बेसिकली 5 न्यूटन, यही तो है हाइपोटेन्यूज 5, तो एकदम जी यही है, तो 5 लिख दीजिए। और ये भी क्या है 5। तो रेजोल्यूशन कैसे हुआ कि अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को कैसे मैंने रिजॉल्व किया, बेसिकली आप आई कैप में कितना चलेंगे ये बता दीजिए मुझे। सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर दी, उसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको कि थोड़ा दिमाग पर आपको जोर देना है, खुद से भी चीजों को सोचना है। मैंने कहा कि ये आई कैप में कितना चला, या फिर बोलिए ये एक्स एक्सिस में कितना चला, 5 cos थीटा आई कैप ही तो चला। एक्स एक्सिस में ये कितना चला, 5 cos थीटा आई कैप ही तो चला। तो 5 cos थीटा आई कैप। उसके बाद ये z एक्सिस में कितना चला, 5 sin थीटा जे कैप ही तो चला। 5 sin थीटा जे कैप ही तो चला। और यही जो हमने किया, इसी को हम आम शब्दों में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। नोट कर लीजिए जी इसे। आइए एक और दीजिए, ठीक है, एक और सवाल लीजिए। जैसे कि मैंने लिया, सवालों का पूरा भरपूर हमारे पास वो है जी। तो ये मान लीजिए ये है, और ये मान लीजिए ये है, और हमारे पास ये 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, 60 ओके। ये जो है ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो है वो 60 डिग्री एंगल ही बना रहा है। ये हमारे पास मान लीजिए 3 न्यूटन का है, और ये हमारे पास 4 न्यूटन का है। सिंपल सी, ठीक है। अब इसको हमें रिजॉल्व करना है। पहले अपना दिमाग लगा लीजिए जितना है, ठीक है, लगा लीजिए अपना। चलिए भाई, पॉज कर लिया होगा आपने। अब देखिए, पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली थीटा के सामने जो भी है वहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। सिंपल, क्या कर दूंगा भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाले साइड मेरा परपेंडिकुलर होगा, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। अब मैंने आपको बताया कि जहां आपका एंगल और जो 90 डिग्री है, थीटा और 90 डिग्री जिस लाइन पर लेटे होते हैं उसे बेस कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि बेस बराबर होता है हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। सही है भाई, हाइपोटेन्यूज तो 3 ही है ना, ये हाइपोटेन्यूज और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके लिए होता है हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। क्लियर है बात। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा ए वेक्टर को बताइए रिजॉल्व करके, तो बेसिकली पहले आप कितना आई कैप में चलेंगे, 3 कितना एक्स एक्सिस में चलेंगे, माइनस एक्स एक्सिस में चलेंगे, कितना चलेंगे 3 sin 60 चलेंगे, कहां पर, माइनस आई कैप में। और फिर ऊपर आप जाएंगे कितना, 3 cos 60, कहां पर जाएंगे, जे कैप में। कहां पर जाएंगे, जे कैप में। बोलिए क्लियर। अब इसी को हम लिख सकते हैं -3√3/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। वैल्यू पुट कर दिया भाई, sin 60 का √3/2 और इसका 1/2। उसी तरीके से इसे आप क्या करिए, रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व करने के लिए हम कुछ भी तरीका लगा सकते हैं जी, सिंपल सा। ये 60 है, इसके सामने वाला जो साइड है यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए।
परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगी, ये हमारा अगर बेस हो गया तो बेसिकली ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे के लिए क्या है 60 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो अगर मैं बी वेक्टर को क्या करूं तो मुझे कितना चलना होगा 4 cos 60 मुझे चलना होगा आई कैप में, और उसके बाद मुझे 4 sin 60 चलना होगा माइनस जे कैप में। कितना चलना होगा जी, माइनस जे कैप में चलना होगा। अब cos 60 होता है 1/2, तो बेसिकली 2 आई कैप माइनस sin 60 √3/2 होता है, तो 2 रूट जे कैप हो जाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है जी, ठीक है, क्लियर हुई बात। मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करता हूं, ट्राई करता हूं एग्जांपल्स दूं, ताकि आपके खून में चीज़ें लेक्चर्स में ही बस जाए, लेक्चर में ही बस जाना चाहिए, उसके बाद तो बाकी आप रिवीजन करिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास है, ठीक, ये मान लीजिए है जी 10 न्यूटन, और ये है 10 न्यूटन, ये है 60 डिग्री, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। सबसे पहला हैशटैग हमारा आया हैशटैग रिजॉल्व, ठीक है, जैसे हैशटैग बॉयकॉट चल रहा है आजकल, ट्रेंड हो गया है, वैसे ही हैशटैग रिजॉल्व आपके लिए ट्रेंड होना चाहिए। तो इन वेक्टर को रिजॉल्व करना है जो, सबसे पहले हम ए वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई माथा पीछी नहीं करना। ए वेक्टर क्योंकि सिर्फ आई कैप में ही ट्रैवल कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये जी 10 आई कैप है और प्लस 0 जे कैप, या फिर सिंपली 10 आई कैप लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। फिर मैंने कहा कि हैशटैग रिजॉल्व बी वेक्टर किया जाए, तो हैशटैग रिजॉल्व बी वेक्टर बेसिकली क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा इसको हम क्या कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा मान लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है जी, अब समझ में आपको चीजें आ रही हैं। और जहां पर आपका एंगल और 90 डिग्री लाई करेगा उसे हम क्या मानेंगे, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। क्लियर है जी। तो ये आई कैप में कितना चला, 10 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 5 आई कैप चला, और उसके बाद प्लस जे कैप में कितना चला, 10 √3/2, तो बेसिकली ये 5 जे कैप हो जाएगा। ये बात क्लियर है जी, एकदम क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। पासा जब पलटा कि मुझे याद आया कि यार हम तो बात कर रहे थे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, और मैं आपको ये रिजोल्यूशन में लेके आ गया। ये कहानी कहां चलने लगी भाई, हाँ आप भी भूल गए थे ना, आप भी भूल गए थे ना कि ये पॉलीगन, आपको भी याद है ना कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये कहाँ रिजोल्यूशन में हम फंस गए भाई। शुरू तो वहां से किया था, यहां पर कहां से आ गए। तो यही होता है, अगर आपको बीच में एक बार भी नहीं लगा कि हम रेजोल्यूशन से कहां पढ़ रहे हैं, हमें तो पॉलीगन पढ़ना था, एक बार भी नहीं लगा, तो समझ जाइए कि बहुत सही जगह पर हैं आप। आपको लगा तो एकदम गलत जगह पे हैं आप जी। अगर आपको बीच में अटकटे आएगी यार पॉलीगन पढ़ना, तो एकदम गलत जगह पे हैं, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगा, प्लीज गाइज, कमेंट गाइज। तो देखिए रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, बेसिकली आपको आंख थोड़ा भारी भारी लग रहा होगा, रात हो गया जी, इस समय आपको दिखा नहीं सकते, खैर अभी 1:30 बज रहा होगा, 12:30 पे शुरू किया था। तो देखिए अब हमसे बोला कि इसका रिजल्टेंट बताइए, इसका रिजल्टेंट बताइए। रिजल्टेंट अगर आपको बताना है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो रेजोल्यूशन का यही फायदा है कि रिजल्टेंट सिंपली आपको इसको ऐड कर देना है सर, हाँ ऐड कर देना है सर, हाँ यही है जी रिजल्ट, यही है जी रिजल्टेंट, एकदम सही में। हाँ ना विश्वास नहीं होता, कैसे, तो आइए प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये 10 न्यूटन है जी, ये 10 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, वो वाला वैल्यू
तो मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होता है, p√3 होता है। हाँ जी, बेसिकली 10√3 आना चाहिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये तो कुछ और आ रहा है, अरे अरे अरे, मैग्नीट्यूड थोड़ी है, ये तो पूरा वेक्टर है जी। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताइए। हाँ, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, √15 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर करिए, तो आपको कुछ चलेगा 15 का स्क्वायर प्लस 25 गुणे 3, और ये बेसिकली आंसर कितना आएगा। अब देखिए, इतना कैलकुलेशन हमारा तगड़ा होता तो खैर क्या बात ही होती। तो ये आंसर 10√3 आएगा, देख लेना। नहीं आया तो नाम बदल लेना अपना, ठीक है, अपना नाम बदल दीजिएगा अगर ये आंसर नहीं आया तो, ठीक है जी। बात क्लियर हुई। हाँ जी, तो रिजल्टेंट निकालना, यही मैंने बताया आपको, रेजोल्यूशन क्यों हमने सीखा। अब आपको दिमाग में आएगा कि तो ये तो धोखा हो रहा है आपके साथ। अगर इतना सिंपल एडिशन ही हमने किया, इतना सिंपल एडिशन ही हमने किया, तो इतना लफड़ा हमने क्यों पढ़ा कि a² प्लस b² प्लस cos थीटा, ये सब क्यों पढ़ा हमने, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अरे भाई, वो हमने बात किया जब आपको सिर्फ एंगल दिया हो। अगर आपको सिर्फ एंगल दिया होगा तो वो वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बराबर 2p cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब आपको एंगल नहीं दिया हो, साफ पूरा वेक्टर ही दे दिया हो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, और आपसे अगर रिजल्टेंट पूछा हो यार, तो आप सिंपली उसे ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट आप पाइए और ऐश करिए, सही में एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात किया कि रिजल्टेंट तो पता कर लिया भाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी हमने पता कर लिया। अब अगर मुझे मान लीजिए इसका सिर्फ डायरेक्शन जानना हो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जानना हो, तो वो कैसे पता करते हैं जी, उस वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ। यही तो होता है, बताया था आपको। तो ये वेक्टर क्या है, 15i कैप प्लस 5√3 जे कैप, डिवाइड कर दीजिए 10√3 के साथ। यही आपका डायरेक्शन कह लीजिए, या फिर यही आपका यूनिट वेक्टर कह लीजिए, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो अब चेक कर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिए, और ये आंसर 1 नहीं आया तो अपना नाम बदल लीजिएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे बाप रे बाप, ओह, चलिए जी, चलिए 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 कुड़िए तो चीज़ें क्लियर यही हुई कि दो वेक्टर को अगर हमें जोड़ना है, चाहे कितने भी वेक्टर हों, 2 से ज़्यादा वेक्टर, 3-4 वेक्टर को जोड़ना हो, सिंपल सा बात यही है कि हमें उसे पहले x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट के साथ लिखना है, उसके बाद रिजॉल्व करके हमें उसे i कैप और j कैप के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद सिंपली ऐड कर लेना है। क्लियर है, क्लियर, यही फंडा होता है। अब एक क्वेश्चन आप करिए, अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो मानना पड़ेगा कि आपने सब कुछ हर लिया। देखिए, ये है और ये है और ये है, बहुत सही, बहुत सही। 3 वेक्टर है हमारे पास, इनके बीच का एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा भाई, ये तो क्लियर होगा, रिजल्टेंट इनिशियल से फाइनल तक। तो ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, और ये अगर सी वेक्टर है, तो हमें आपको रिजल्टेंट बताना है। अब इसका कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता, आपको सिंपली क्या करना है, मैंने क्या बताया कि एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में इसे ब्रेक डाउन कर लीजिए। ए वेक्टर को मैं यहां पर ला सकता हूं क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी लिख लीजिएगा, कितना है जी, इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है सबका। हाँ, सबका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, सबका, ठीक है। हाँ, तो ये आपने 2 न्यूटन लिख लिया। इसको हम पकड़ के यहां पर ले आ सकते हैं, तो बी वेक्टर हमारा यहां पर आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और सी वेक्टर को पकड़ के यहां पर ला सकते हैं, तो बेसिकली ये यहां पर हो जाएगा सी वेक्टर, ठीक है, और ये हो जाएगा 60 डिग्री।
क्लियर है बात यहाँ तक? क्योंकि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 60। ठीक है जी, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। पहले तो बेसिक मेथड में आपको बता देता हूँ जो कि हम सीखते हुए आ रहे हैं। पहले जैसे इसको मैंने ए वेक्टर माना, इसको मैंने बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर माना, तो पहले रिजॉल्व कर लीजिए। तो ए वेक्टर बेसिकली 2i कैप होगा, जल्दी जल्दी किया जाए ना। ए वेक्टर बेसिकली 2i कैप होगा। बी वेक्टर की बात करें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होता है 2 sin 60, और बेस क्या होता है जी 2 cos 60। तो बेसिकली एक्स एक्सिस में कितना चलना होगा आई कैप, बेसिकली 1/2 होगा, और प्लस हमें 2√3/2 हमें चलना होगा। तो बेसिकली √3 जे कैप हमने चलना होगा। फिर सी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सी वेक्टर बेसिकली, अब देखिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ये 90 डिग्री। अब ये वेक्टर यहाँ जो एंगल है ना, तो अगर ये कंप्लीट 60 है तो ये जो एंगल है वो 30 होता है और ये 30 होता है। ये एंगल के चीज़ें हैं, मैथ्स में आपको पढ़ाए जाते हैं क्लास 9-10 में। नहीं भी पता तो याद रखिए कि अगर वाई एक्सिस से अगर कोई एकदम सेंटर से कोई जा रहा है 60 डिग्री, तो जो वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर जो है वो उसे बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये जो है जी, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 sin 30 और ये हो जाएगा 2 cos 30। तो मुझे एक्स एक्सिस में कितना चलना होगा -2 sin 30 1/2 होता है। तो बेसिकली -i कैप मुझे चलना होगा। सही है? क्यों भाई? क्यों 2 × 1/2, तो -i कैप मुझे चलना होगा। और उसके बाद मुझे y एक्सिस में कितना चलना होगा j कैप चलना होगा। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि 2 × cos 30 क्या होता है √3/2 होता है, बेसिकली √3 चलना होगा, सॉरी, तो √3 j कैप चलना होगा। ये बात क्लियर हुई? तो ये हमने इसे तोड़ डाला। क्या कर डाला? तोड़ डाला। तोड़ डाला मतलब क्या हो गया जी? रिजॉल्व कर डाला। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ओके। अब मुझसे किसी ने कहा कि इसका रिजल्टेंट तो बताइए। मैंने कहा कि रिजल्टेंट अगर आपको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा हो तो सिंपली ऐड करना है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये होगा 2i कैप प्लस 2√3 जे कैप आपका आ जाएगा रिजल्टेंट। फिर मुझे किसी ने कहा कि अच्छा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2² प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, बेसिकली 4 + 4 × 3, बेसिकली 4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 + 4 = 16 है, 16 रूट में होता है 4। ठीक है, तो मेरा आर वेक्टर आ गया ये। ऐसे आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है जी, सही है। अब ये तो मेथड हो गया आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आप मेंस लेवल तक में जूझेंगे तैयारी करने में। एडवांस तक का तैयारी करना है ना जी, कम से कम तैयारी तो करिए टॉप लेवल। हाँ, तो जैसे कोटा फैक्ट्री में एक सीन था, मैंने देखा था, बड़ा अच्छा लगा था कि वो वैभव था ना वो, हाँ, तो वो गया था एक ड्रॉपर के पास। बढ़िया से अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ड्रॉपर के पास गया था, तो एक क्वेश्चन उस ड्रॉपर ने दिया उसे करने के लिए, तो वो उसे कर रहा है, पेन से इस्तेमाल कर रहा है, पूरा सोच रहा है। उसके बाद ड्रॉपर ने, मतलब पेन उसने उठाया, तो ड्रॉपर जो था वो बंदा, उसने कहा कि हो गया क्वेश्चन? उसने कहा कि नहीं, अभी तो पेन उठाया है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब तो क्वेश्चन होगा। उसने कहा कि ऐसे नहीं होगा आईआईटी, पेन आईआईटीएन तभी उठाते हैं जब सॉल्यूशन पता हो, टिक करने के लिए पेन उठाया जाता है। खैर उतना ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं जाना है, लेकिन एटलीस्ट सोच मेंटलिटी तो बढ़ानी है ना। अभी धीरे धीरे अपने, बहुत साल, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, पूरा 2-1.5 साल पड़ा हुआ है, लॉन्ग जर्नी है जी। तो इसमें माइंड को डेवलप करिए, अपने सोच को आप डेवलप करना शुरू करिए। हमें बोला गया है कि इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। क्या बोला गया है जी? रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब मैंने देखा कि ये जो एंगल है बेसिकली ये 60 और ये 60, तो कंप्लीट एंगल 120 हो जाएगा। देखना भाई, कंप्लीट एंगल 120 हो जाएगा।
अब मैंने कहा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है जी 2 न्यूटन 2 न्यूटन, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। तो मुझे कुछ याद आया कि अगर एंगल 120 डिग्री होता है और अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट बराबर पी आता है कि नहीं आता, पहले ये बताओ। हाँ, पी तो आएगा। तो बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स बेसिकली क्या आएगा, 2 न्यूटन आएगा। अब बात आया कि रिजल्टेंट अगर 2 न्यूटन आया तो किस एंगल से रिजल्टेंट निकलेगा। अगर रिजल्टेंट 2 न्यूटन आया तो किस एंगल से 2 न्यूटन निकलना चाहिए, सवाल आएगा भाई दिमाग में, एकदम आएगा। तो बेसिकली जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो लिख लेना कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर पर आता है। मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 पर आधा आधा बांट देता है। तो बेसिकली ये C था, ये A था, तो ये जो वेक्टर अगर ये 120 था तो वो एंगल बाइसेक्टर पर हमारा जो है वो 60 और 60 पर आ जाएगा। और फिर मैंने देखा कि यहीं पर B भी हमारा टंगा हुआ था, B वेक्टर भी यहीं पर था हमारा, ये भी 2 न्यूटन है और हमारा रिजल्टेंट भी 2 न्यूटन आया है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ से तो ये 60 डिग्री पर B भी है ना, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर B भी है। तो मैंने देखा कि इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए, तो मैं कैसे बताऊंगा, तो रिजल्टेंट तभी बता पाऊंगा जब मुझे एंगल पता होगा। तो मैंने देखा कि एंगल इन दोनों के बीच का 0 डिग्री है और फिर मैंने देखा कि मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आता है, मैंने आपको बताया था 2p आता है। तो 2 इंटू पी क्या है जी, 2 ही है, तो 4 न्यूटन। चेक करिए पिछला वाला आंसर ये वाला आंसर बराबर है क्या। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया हाई लेवल सोच। तो ये है मेंटोस जिंदगी और वो थी आम जिंदगी। अब आप डिसाइड कर लीजिए कैसा आपको चाहिए, आपको कैसा चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो कितना लंबा हमारे पास लेक्चर हो गया है एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जब लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो बाहर से ही कई लोग अंदर आने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और कर लिया जाए, थोड़ा सा और कर लिया जाए जी। सब्ट्रैक्शन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सब्ट्रैक्शन का बस बात करेंगे। बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बस एक चीज़ कि ये जो वेक्टर था हमारा रिजल्टेंट कितना आया था, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया था बताना। एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कितना आया था, ठीक है। मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया था 2i कैप प्लस 2√3j कैप आया था, आया था ना। हाँ, अब देखना मुझे मतलब बेसिकली पता करना है कि रिजल्टेंट का कितना एंगल होगा, वो भी कई बार पूछ दिया जा सकता है। मतलब अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री हो रहा है और रिजल्टेंट कहीं ऐसे निकला, तो रिजल्टेंट कितने एंगल से निकलेगा वो अगर हमें पता करना है तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड वो बेसिकली 2i कैप में चला, मतलब 2 यूनिट चला एक्स एक्सिस में, और 2√3j कैप में चला, मतलब 2√3 यूनिट चला j कैप में। और अगर मुझे बेसिकली पता करना है ये एंगल, तो अगर मैं tan अल्फा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। बोलो क्लियर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा भाई, tan थीटा का फॉर्मूला। तो बेसिकली ये √3 आएगा। अब tan थीटा √3 कब होता है बताना, tan अल्फा √3 कब होता है, जब अल्फा आपका 60 डिग्री हो। और वो क्वेश्चन चेक करना, वो क्वेश्चन अभी अभी जो हमने किया उसमें जो आपका रिजल्टेंट था वो एंगल बाइसेक्टर पर निकल रहा था जब वो 120 डिग्री पर है। अगर आपने नोट किया हो तो आप सिंपली देख सकते हैं वहां पर। क्लियर है बात। हाँ, तो ये याद करना, ये आपको याद करना है, ठीक है। याद क्या करना है, नॉर्मल सी बात है ना। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस अगले टर्म में करेंगे। सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए ये कोई a वेक्टर है और ये कोई b वेक्टर है, तो रिजल्टेंट यहां पर आता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्या है जी, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है ये अगर a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अगर मुझसे किसी ने पूछा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो बेसिकली इसको मैं यही कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का, वन एंड ओनली कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये a वेक्टर
प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर है क्या, बताइए। एक सेकेंड, थोड़ा गले में हिचकिच हो गया है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बेसिकली ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है कि नहीं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बेसिकली ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है, एकदम है जी। मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर को उल्टा कर दिया। बेसिकली उल्टा मतलब क्या, अगर ए वेक्टर ये है तो माइनस ऑफ ए वेक्टर मतलब ये, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा ना भाई, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा। तो अगर ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर बेसिकली इसका उल्टा आएगा, ये होगा माइनस बी वेक्टर एंड दिस विल बी ए वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट है वो यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और याद रखिएगा कि रिजल्टेंट ये जो है, ये इसको आर डैश मान लेते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होता है इसके। अब मैं क्यों बता रहा हूं, ये विद एक्सपीरियंस है। 100 क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा के। बस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का याद रख लीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो बराबर होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। कैसे भाई, मैंने बता दिया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का मॉड। रिजल्टेंट का मॉड क्या आया, रिजल्टेंट का मॉड क्या आया भाई, ये आया। और बस बी वेक्टर का हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। बेसिकली डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, थोड़ा ज्यादा इधर होगा। अब बना देते हैं, देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट, यहां से लीजिए भाई। तो रिजल्टेंट बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, बस डायरेक्शन इसका अलग होगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगा। कैसे, मान लीजिए ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल मान लीजिए 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट बेसिकली क्या आएगा, बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, ठीक है जी। और वैसे ही जब मैंने बात किया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो माइनस बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट यहां से यहां तक आएगा क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रिजल्टेंट है जी। तो ये जो रिजल्टेंट है बेसिकली ये 90 डिग्री, तो ये भी तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। हाँ भाई, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बेसिकली बी स्क्वायर ही होने वाला है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है ना भाई, क्लियर है बात। अरे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बेसिकली माइनस ऑफ कुछ भी हो बराबर तो ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है ना भाई। माइनस ऑफ एनीथिंग का होल स्क्वायर बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही तो होगा, मतलब पॉजिटिव ही तो होगा। ये मैथ्स में मैं चला गया लेकिन कोई नहीं, ठीक है जी। नहीं भी समझ में आया तो कोई नहीं, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो समझ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन का बेसिक मूल पता चला ना, मैं थोड़ा डीप लेता गया, मैंने आगे के क्वेश्चंस को देखकर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। आगे क्वेश्चन में इन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आएगा। अभी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगा क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, पक 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 पक, ठीक है जी। अब सवाल है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का। जैसे कि एडिशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो बेसिकली वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस प्लस के बदले यहां पर माइनस आ जाएगा जी। कुछ सेट नहीं बैठा, मैंने किताब में कुछ और देखा था जी, ये बंदा कुछ गलत पढ़ा रहा है। नहीं गलत नहीं पढ़ा रहा जी। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल अगर थीटा बन रहा है, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर ये हो जाए तो ये जो एंगल है बेसिकली क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा हो जाता है। इतना तो पता है जी। लीनियर क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा बराबर थीटा, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, मतलब पाई रेडियंस आएगा जी। तो बात तो बराबर है, हाँ जी। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं, तो बेसिकली क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, ये होता है जी रिजल्टेंट। यही तो होता है, मेरा बस एंगल ये है, एंगल यहां पर ये है दो वेक्टर्स के बीच का। तो मैं देखूंगा कि अंडर रूट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos 180 माइनस थीटा इज बेसिकली -1, तो बेसिकली cos 180 माइनस थीटा बताइए क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा बताइए क्या होता है, ये बताइए पहले। आइए आपका देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री कितना स्ट्रांग है जी, आइए आपका देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री कितना स्ट्रांग है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 180 माइनस थीटा अगर आप देखेंगे तो इसे आप π/2 इंटू में 2 कर सकते हैं, ठीक है, और +0 आप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपका माइनस कॉस आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा एकदम, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस कॉस थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा ये, सिंपल सी बात, देखा। तो a² + b² माइनस AB कॉस थीटा, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। हाँ, याद रखना कि ये जो थीटा है वो ये है, ये नहीं है, और ये जो π - थीटा है वो ये है, ये नहीं है, सही है। हाँ, अब मुझसे किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका कितना एंगल होगा, रिजल्टेंट का एंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने बताया कि अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b साइन π - थीटा डिवाइडेड बाई a + b cos π - थीटा। ये आपको पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था, यही होता है जी, ठीक है, यही होता है एकदम। तो b साइन π - थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा, बताइए b साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, बताइए बताइए बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये a माइनस बी कॉस थीटा होता है, इतना तो बताया था ना कि cos 180 माइनस थीटा बेसिकली माइनस कॉस थीटा हो जाता है, और b π - 180 बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा ही रह जाता है, तो साइन π - थीटा बेसिकली साइन थीटा, तो ये याद रह जाएगा आपको। तो ये बेसिकली अल्फा है, अल्फा क्या है, रिजल्टेंट कितना एंगल वो बनाएगा, सिंपल सी बात है। देख के डर लग रहा होगा आपको, बड़ा बड़ा लिखा भी है, लेकिन ये हद आसान चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। एक सपने में भी कोई अगर आपको लात मार के उठा दे तो आप बोल दीजिए कि अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स ऊपर में होगा जी b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस थीटा, सिंपल सी बात। और ये जो थीटा है ना वो ये वाला थीटा है, ये वाला नहीं, ये π - थीटा है, सिंपल सी बात है जी। अच्छा, तो इतना हम आज के लिए रुकते हैं, कल हम भरपूर कल का पूरा लेक्चर जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर ही रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा और कहीं रिसोर्सेस को ढूंढने की जरूरत ना पड़े ज़ोंबियों की तरह। तब तक के लिए मिलेंगे हम जल्द ही, और शुभ रात्रि, और बस जय हिंद।